हेलो बच्चों। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो बच्चों आज हम चैप्टर 11 का पार्ट 2 मतलब जहाँ हमने किया था लास्ट टाइम उससे आगे बढ़ करेंगे। और लास्ट टाइम बच्चों हमने ह्यूमन आई के बारे में और उसके ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स वो सब हमने और कैसे वो डिफेक्ट्स को ठीक करते हैं वो सब पढ़ा था। अब बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई तो हो गया, अब कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर था द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो एक कलरफुल वर्ल्ड हम पढ़ेंगे। सो बच्चों जो भी कलरफुल लाइट्स हमको दिखती हैं, है ना, जो नेचुरल फिनोमिना हमको स्काई में दिखते हैं, जैसे कि स्काई रेनबो बनता है स्काई में, या जब सन सेट होता है या सनराइज होता है तो बहुत येलो येलो हमको स्काई दिखता है ना। सो वो सब क्यों दिखता है, ऐसा क्यों है, सो वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़े बच्चों, सो इसमें हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। जो हमने लास्ट चैप्टर किया था रिफ्रैक्शन का, चैप्टर 10 हमने किया था रिफ्रैक्शन का, तो हम रिफ्रैक्शन भी समझेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे रिफ्रैक्शन को और फिर आगे बढ़ेंगे। सो ये हमारा कलरफुल वर्ल्ड में जो फिनोमिना है ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, अगर प्रिज्म में से कोई लाइट इंसिडेंट लाइट पास होती है तो रिफ्रैक्शन हो प्रिज्म के थ्रू भी होगा। जैसे हमने पढ़ा था पहले रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब चैप्टर 10 में, या रिफ्रैक्शन थ्रू ए या बाय ए लेंस, स्फेरिकल लेंस। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। अब प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म बच्चों ये डायग्राम है आप देख रहे हो, तो प्रिज्म में ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसकी दो साइड्स ट्रायंगुलर है, जैसे जहां बेस लिखा हुआ है आप देख रहे हो, तो ये है, क्या है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। ये बेस लिखा हुआ है और इसमें ये ए, तो ये इसमें क्या है, ए बी एफ एक ट्रायंगल है, फिर ए बी सी डी ये एक रोम्बस टाइप है, ऐसी ए डी ई एफ है एक फेस, और ऐसी एक ट्रायंगल दूसरी साइड है। सो अब प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इज ए 3 डायमेंशनल बॉडी। जैसे 3 डायमेंशनल बॉडी आप समझते हो कि रेक्टेंगल या स्क्वायर 2 डायमेंशनल बॉडी है, और यही क्यूबॉइड होगा, कोई डिब्बा होगा क्यूबॉइड, तो या क्यूब या क्यूबॉइड वो 3 डायमेंशनल है। ऐसे ही सर्कल 2 डायमेंशनल है, स्फीयर बॉल जैसे होती है वो 3 डायमेंशनल फिगर है। ऐसे प्रिज्म जो है इज ए 3 डायमेंशनल बॉडी दैट इज बाउंडेड इन पार्ट बाय 2 नॉन पैरेलल प्लेन सर्फेसिस। नॉन पैरेलल प्लेन सर्फेसिस कहाँ है? ये वाले ए बी सी डी और ए डी ई एफ। ए डी ई एफ लिखा हुआ है, ये 2 प्लेन सर्फेसिस है जो कि इंक्लाइंड है, पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। ओके, अब बच्चों इंसिडेंट रिफ्रैक्शन होता क्या है? हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था, उसको हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। क्या होता है रिफ्रैक्शन में? व्हेन एन इंसिडेंट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम हो जाता है। तो प्रिज्म में क्या मीडियम होगा? एक प्रिज्म के आसपास जो एयर है एक वो मीडियम हो गया, और दूसरा प्रिज्म जो ग्लास है जिसका बना हुआ है, तो वो 2 मीडियम हो गए। ऐसे ही व्हेन इंसिडेंट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मीडियम जब भी चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होता है। कहाँ होता है? एट द बाउंड्री ऑफ द 2 मीडियम, 2 मीडियम के जो बाउंड्री है उस पर होता है। फिर बच्चों हमने इसमें पढ़ा था रेयरर एंड डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम कौन सा होता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है इन कंपेरिजन टू द अदर मीडियम जिसका ज्यादा होता है। अगर आपके पास कोई दो मीडियम है तो ये रिलेटिव वर्ल्ड है, उनमें से एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, एक का बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। अगर 2 बच्चे हैं तो उनकी है, उनमें से एक बच्चे की हाइट दूसरे से या कम होगी या ज्यादा होगी, इक्वल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो क्या होगा? एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, है ना। यही आप अपने
जो बड़ा बच्चा है वो किसी और बड़े बच्चे के साथ खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, अब वो छोटा हो जाएगा, है ना। तो रिलेटिव टर्म होती है। तो ऐसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का अलग अलग होगा, एक का जिसका कम होगा वो रेयरर मीडियम, जिसका ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम। कहने का मतलब है अगर कोई डेंसर मीडियम है किन्हीं दो पेयर ऑफ मीडियम के बीच में, तो वही मीडियम किसी दूसरे मीडियम के साथ पेयर बनाएगा, तो वो रेयरर भी बन सकता है वहां पर। ऐसा नहीं है जो डेंसर है तो हमेशा डेंसर रहेगा, ऐसा नहीं है, कंपेरेटिव टर्म है। सो अब क्या होता है, अगर इंसिडेंट रे एंटर करती है रेयरर टू डेंसर मीडियम, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड वाइस वर्सा। मतलब वो बेंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल अगर वो रेयरर से डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है। तो आप इसमें डायग्राम देख सकते हो किसका, ग्लास लैब का देख सकते हो, ग्लास लैब का चैप्टर 10 में है, आप देख सकते हो। वहां पर जैसे ही रे जो है ग्लास लैब के अंदर इंसिडेंट रे ट्रेवल करती है, सो जो रिफ्रैक्शन होता है सरफेस पे बाउंड्री पर, उसके बाद जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर डेंसर टू रेयरर में जाएगी तो ऑपोजिट होगा, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हम देखेंगे अभी यहाँ पे भी। सो ये रिफ्रैक्शन की तीन चीजें हैं, प्रॉपर्टी समझो, जो आपको हमेशा याद रखनी है रिफ्रैक्शन में क्या होता है और कैसे होता है। अब बच्चों एक और टर्म आएगा आपको, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। मतलब कोई भी लाइट होती है वो सिंगल लाइट नहीं होती है, उसमें कुछ कंपोनेंट कलर्स भी होते हैं। जैसे व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो व्हाइट लाइट अगर में डिस्पर्शन होगा तो वो स्प्लिट हो जाएगी किसमें, 7 कलर्स में। और डिस्पर्शन कब होगा, जब रिफ्रैक्शन होगा। डिस्पर्शन कब होता है, डिस्पर्शन होता है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। जब रिफ्रैक्शन होगा तो डिस्पर्शन भी होगा। सो डिस्पर्शन में स्प्लिट हो जाती है इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। व्हाइट लाइट जैसे है उसमें डिस्पर्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो वो स्प्लिट हो जाएंगी, व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। अब आगे बताएंगे वो 7 कलर्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एग्जांपल। अच्छा, इससे पहले कि बच्चों हम आगे बढ़े, हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन किसी ग्लास प्रिज्म में कैसे होता है। सो ये एक डायग्राम है, ये मैंने टिक लगाया, ये एक डायग्राम है। इसमें ग्लास प्रिज्म का हमने रेक्टेंगुलर पार्ट ही सिर्फ लिया। सो बच्चों इसमें एक ये रे है, ये इंसिडेंट रे है पीई या PQE, ये कोई इंसिडेंट रे है। ये मीडियम क्या है इसके बाहर, ये मीडियम है एयर। और ये क्या है, ये ग्लास का प्रिज्म है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का। ओके, अब एयर क्या है, एयर और ग्लास में कौन सा रेयरर होता है, कौन सा डेंसर होता है, ग्लास डेंसर होता है इन कंपेरिजन टू एयर। ग्लास मीडियम इज डेंसर इन कंपेरिजन टू एयर। ठीक है बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, glass medium is denser in comparison to air। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रेयरर टू डेंसर, है ना। ये ग्लास डेंसर है, यहाँ पर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ये डेंसर। और एयर क्या है, ये रेयरर मीडियम है ना। तो इंसिडेंट रे आपकी जा रही है रेयरर टू डेंसर मीडियम में, ये रेयरर मीडियम। तो ये बेंड करेगी क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब बच्चों ये रेयरर मीडियम है, इसमें ये एन डैश, ये पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ई। ये कहाँ स्ट्राइक की, प्रिज्म के ऊपर, ई पर इंसिडेंट रे।
और यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो एन एन डैश क्या है, ये नॉर्मल है ना। ऐसे ही एम एम डैश ये भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है एट पॉइंट एफ, ये एफ पॉइंट में। ये नॉर्मल है एन एन डैश एट पॉइंट ई। नॉर्मल मींस ए बी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। सो मतलब ए बी ये जो है इसके ऊपर एन एन डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी। नॉर्मल का मतलब ये होता है, क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है, एम एम डैश इज परपेंडिकुलर टू ए सी। और यहाँ पे एन एन डैश इज एन एन डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है ऐसा, ये परपेंडिकुलर से कहते हैं। ओके, अब ये बेंड करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। वैसे तो इस पीई रे को, इंसिडेंट रे को सीधा चले जाना चाहिए था एच की तरफ, जो एच, ये एच बना हुआ है, एच लिखा है ना, सीधा जाना चाहिए था, पर क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, ये एच तक यहां तक आना चाहिए था, पर मीडियम चेंज हो गया तो ई पॉइंट पे ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट होके इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल एन एन डैश है, तो ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। तो ये किधर आ गई, ई एफ। इधर बेंड करके सीधा ना जाके नॉर्मल की तरफ घूम गई, इधर घूम गई ना, ऐसे घूम गई। तो सीधा ना जाके ये ऐसे आ गई। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस वैसे इधर जाना चाहिए था, पर ये इधर को घूम गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। ओके, तो ई एफ हो गया। अब बच्चों जो ई एफ है ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। पर यही ई एफ रिफ्रैक्टेड रे, ये जो दूसरा फेस है ट्रायंगल का, दूसरा फेस है, दूसरी साइड है ए सी। ए सी के लिए यही ई एफ जो है क्या बन जाएगी, ई एफ रे क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे आ रही है, अगर ये मीडियम सेम होता ग्लास तो सीधी जाती, पर क्योंकि यहाँ एफ पे मीडियम चेंज हो रहा है, बाहर एयर है, नाउ ये कहाँ जाएगी, ई एफ इंसिडेंट रे फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अब नॉर्मल है एम एम डैश, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, उल्टा हो गया ना, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इसे सीधा, वैसे तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, सीधा ना जाके ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ना होता मीडियम तो ऐसे जाती, पर ये ऐसे नहीं जाएगी, मीडियम चेंज हो गया। सो अवे नॉर्मल, ये एम एम डैश है, एम की तरफ नहीं जाएगी, ये इधर को जाएगी। सो बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और वो हमारी ये एफ आर एस, ये इंसिडेंट, ये इमरजेंट रे हो गई, जो बाहर आई ये इमरजेंट रे है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने तीन चीजें सीखी कि एक रिफ्रैक्शन में तीन रेज होती है, एक इंसिडेंट रे पहले भी बताया हुआ है, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्रैक्टेड रे। वही रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे बन जाती है जब वो मीडियम से बाहर निकलती है, और फिर हो जाता है इमरजेंट रे। तो ये पीई इंसिडेंट रे, ई एफ रिफ्रैक्टेड रे, और एफ एस इमरजेंट रे, तीन चीजें होगी। ए एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये तो इसका एंगल है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ई एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना। और ये जो है डी एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मींस कि जो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, पी क्यू ऐसे जा रही थी, वो डेविएट होके जब वो फाइनल प्रिज्म से बाहर आई तो कहाँ हो गई भाई, देखो जा तो ऐसे रही थी ये, और निकल आई प्रिज्म से बाहर ऐसे, तो कितना डेविएट हुआ, ये ऐसे जा रही थी और ऐसे हो गई, है ना। तो कितना डेविएट हुआ, ये डी एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, सी एक्चुअल डेविएशन ये हुआ। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा प्रिज्म में कैसे रिफ्लेक्शन होता है ये थोड़ा सा बताया। डिटेल आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, बड़ी क्लास में जाओगे तो। ओके, अब बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, कोई व्हाइट लाइट है ये प्रिज्म के, अब इस डायग्राम में आ जाओ। इस डायग्राम में क्या है, ये व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास हुई, प्रिज्म में पास होके आप देख रहे हो क्या हुआ, यहाँ पे
व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास हुई, प्रिज्म से पास होके ये सीधी नहीं जाएगी, ये डेविएट करेगी। यहाँ ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये हमने देखा था पिछले डायग्राम में, है ना। ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये इमर्जेंट रे थी। तो ये सारी इमर्जेंट रेज हैं। ये सारी क्या है? ये सारी इमर्जेंट रेज है। अब देखो, ये इमर्जेंट रे अलग अलग कलर की है। व्हाइट लाइट थी इंसिडेंट, ये इंसिडेंट लाइट थी व्हाइट, है ना। व्हाइट लाइट जब बाहर आई प्रिज्म से बाहर, तो ये इतनी सारी इमर्जेंट रे बनी। ये आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 कलर बनते हैं व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट का ये 7 कलर्स में। अब देखो, सबसे कम डेविएशन और सबसे ज्यादा डेविएशन कितना, किसका है? तो सबसे ज्यादा डेविएशन डी, एंगल डी जो बनता है, जब पिछले डायग्राम में हमने देखा था। तो जो सीधी जानी थी, प्रिज्म ना होता तो ऐसे सीधी जाती, ऐसे ना जाके ये क्या है, डेविएट कर दी। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ? ये वॉयलेट का। इस वॉयलेट की सबसे ज्यादा बेंड हो गई। और तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है, जो डिफरेंट कलर में ब्रेक हुआ, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट कितने कलर्स में स्प्लिट हुई, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये होता है बच्चों VIBGYOR, ये 7 कलर्स बनते हैं। विबग्योर, इसको हम बोलते हैं विबग्योर। डायग्राम में 7 नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वॉयलेट और इंडिगो बहुत पास पास होता है। सो देखो, V से बनता है वॉयलेट, याद करने के लिए विबग्योर। I से बनता है इंडिगो। अच्छा, फिर ये ब्लू से बनता है, B से बनता है ब्लू। फिर G से बनता है G से बनता है ग्रीन। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ। ये है VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, तो V से बनता है वॉयलेट, I से बनता है इंडिगो, B से बनता है ब्लू, फिर G से बनता है ग्रीन, फिर Y से बनता है येलो, ये रेड, R से रेड और O से ऑरेंज, R से रेड और O से ऑरेंज। तो ये 7 कलर होते हैं जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं विबग्योर। आपको ये सीक्वेंस यही रहेगी हमेशा, हम कलर्स की सीक्वेंस यही रहेगी। विबग्योर में जब भी स्पेक्ट्रम होगा तो आपको इसी सीक्वेंस में दिखाना होगा। कैसे? वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू आएगा, फिर ग्रीन, फिर और येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। आप अगर रेनबो भी देखोगे स्काई में तो कुछ कुछ ऐसे ही दिखेगा, इसी विबग्योर। कई बार क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू सब एक जैसे दिखते हैं तो फर्क नहीं दिख पाता, पर अदरवाइज यही दिखेगा विबग्योर, इसी सीक्वेंस में। ठीक है, अब बच्चों इस डायग्राम में आओ। इसमें क्या है कि ये
पहला एक ये प्रिज्म P1 है, ये P2 है। तो P1 से क्या हुआ, कलर ये डेविएशन हुआ। और अगर हम प्रिज्म को उल्टा रख देंगे दूसरा, तो जो जिस रे में इंसिडेंट रे थी, फाइनल जो रे निकलेगी इमर्जेंट रे दोनों प्रिज्म के बाद, ये उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। मतलब दो प्रिज्म लगाने से इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये वाली दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। और अगर ये स्पेक्ट्रम बनता है, अगर ये व्हाइट लाइट है इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे पहले प्रिज्म फर्स्ट प्रिज्म से P1 प्रिज्म से स्पेक्ट्रम बनेगा 7 कलर्स का, और ये पूरा ये फुल स्पेक्ट्रम दूसरे प्रिज्म में एंटर करेगा, फिर दोबारा वो सारी मिल जाएंगी और व्हाइट लाइट बन जाएगी। मतलब 7 कलर जो स्प्लिट हुई थी एक प्रिज्म से, दूसरा प्रिज्म अगर इस डायरेक्शन में हम रखेंगे जैसा डायग्राम में है, तो वो सातों कलर फिर से मिल जाएंगे और फाइनल आउटपुट क्या आएगा, व्हाइट लाइट, और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट। तो ये हो गया बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो इसमें लिखा हुआ डायग्राम है रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, रिकम्बाइन हो गया स्पेक्ट्रम जो बना था 7 कलर का, वो रिकम्बाइन हो गया किससे, दूसरे प्रिज्म के कारण। क्यों हुआ, क्योंकि दूसरा प्रिज्म हमने देखो उल्टा रखा है। P1 प्रिज्म में वर्टेक्स ए ऊपर था, P2 प्रिज्म में वर्टेक्स ए नीचे है और बेस ऊपर है। तो वो दोबारा से मिक्स, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप इतने ही समझ लो अभी कि ऐसा हो सकता है। ऐसे दो प्रिज्म रखेंगे तो वापस व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम बनाने के बाद फिर से व्हाइट लाइट बन जाएगी। ओके, अब बच्चों आगे है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में भी होता है। अब आप कहोगे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। देखो, जैसे जैसे एयर में क्या होता है, एयर आप ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है चेंज होता जाता है ना। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता रहता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, ये एक लेयर ऑफ एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, उसके ऊपर लेयर होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। तो जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा मीडियम का, तो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, बिकॉज चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज बिकॉज refractive index of hot air is less than that of cooler air। ठंडी कूल एयर होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हॉट एयर से ज्यादा होता है, हॉट एयर का कम होता है देन दी कूलर एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। तो इस रिफ्रैक्शन से क्या होता है, हमको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट भी दिखते हैं। अब इसको आप ऐसे समझो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मान लिया एग्जाम्पल जो है, तो कोई पूछे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों दिखता है, तो आप कह सकते हो इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन दी एटमॉस्फेयर। होता क्या बच्चों, ये अर्थ है और यहाँ पे कोई स्टार, ठीक है, ये कोई स्टार है, ये स्टार है। तो ये कोई स्टार है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको डायग्राम आपकी बुक का दिखाता हूँ तो ज्यादा इजी होगा।
ये देखो, ये डायग्राम देखो, फिगर 11.9। एक बच्चा है, वो स्टार देख रहा है, ठीक है। स्टार की पोजीशन जो है एक जगह पर, बच्चे को क्या दिखेगा, बच्चे को ऐसे दिखेगा, एपरेंट स्टार पोजीशन जहां लिखा है, बच्चे को स्टार यहां दिखेगा, ठीक है। बच्चे को स्टार दूसरी जगह दिखेगा, और ये चेंज होती रहती है पोजीशन। कभी इस जगह, मतलब जो ओरिजिनल जगह है स्टार की, वहां ना दिख के थोड़ा उस पोजीशन से इधर उधर दिखेगा, कभी इधर कभी उधर। तो हमको ऐसे लगेगा जैसे स्टार ट्विंकल कर रहा है, एक्चुअली ट्विंकल नहीं करता, उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। जो हमको दिखाई देता है उसकी पोजीशन भी नहीं चेंज होती, मतलब हमको ऐसा लगता है, हमारी आंख को लगता है, क्योंकि क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है वहां पर एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होने से वो पोजीशन हमारी आंख को फील होता है, कभी इधर कभी उधर, तो हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं इधर उधर, तो हमको वो ट्विंकलिंग दिखता है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। इस फिनोमिना क्यों होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्यों होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि एयर जो है वो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है। एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट लेयर जो ऊपर है उनका, तो इसलिए हमको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखाई देता है। तो फिर ऐसे ही जो है, आप सुबह या शाम को, हमको सनराइज, जो एक्चुअल सनराइज है वो अपने टाइम से पहले, या सनसेट अपने, सनराइज जो है पहले हो जाता है, हमको ऐसे जो एक्चुअल टाइम होता है उससे 2 मिनट कुछ मिनट पहले हमको सनराइज दिख जाता है। और ऐसी सनसेट जो है, जो एक्चुअल टाइम सनसेट का, उससे हमको 2 मिनट बाद तक डिले भी दिखता है सनसेट में। और सनराइज अर्ली दिखता है थोड़ा सा, और सनसेट थोड़ा सा डिले दिखता है। वो भी यही है कि जो ये ये कोई ऑब्जर्वर अर्थ पर खड़ा है, तो सन तो पहुंच गया यहाँ पे नीचे, पर हमको अभी भी ऊपर दिखता है, ठीक है। तो सनराइज हमको जल्दी दिखता है, सनसेट थोड़ा, एक्चुअली सनसेट के भी बाद में थोड़ी देर तक दिखता है, 2 मिनट्स का फर्क है कुछ। तो ये अर्ली, तो क्या होता है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये दोनों भी रिफ्रैक्शन के फिनोमिना हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने डिस्पर्शन पढ़ा। डिस्पर्शन में स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है। फिर हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम या एटमॉस्फेयर, और उसका फिनोमिना क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, या एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब बच्चों नेक्स्ट आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक डिस्पर्शन तो स्प्लिटिंग हो गया, अब नेक्स्ट आता है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बच्चों आपने 9th क्लास में चैप्टर 2 में, कहीं 9th क्लास के चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई लाइट पास होती है किसी कोलाइडियल सॉल्यूशन से, तो यू कैन सी द पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट आपको उसमें दिखाई देती है लाइट। जैसे आपको एग्जांपल है कि अगर कहीं डार्क बंद रूम में हल्की सी लाइट आएगी, तो आपको डस्ट पार्टिकल एयर में दिखाई देंगे। अगर बहुत हल्के से होल से कोई डार्क रूम में लाइट आ रही है, या आप कहीं घने जंगल में और कहीं से छन के हल्की सी सनलाइट आ रही है, तो आपको वहां पे भी पार्टिकल दिखाई देंगे, और लाइट का फील आएगा कि रे ऑफ लाइट आ रही है ना। रे ऑफ लाइट ट्रेवल होती दिखती है, बेसिकली रे ऑफ लाइट नहीं है, वो पार्टिकल एटमॉस्फेयर के दिखते हैं, तो वो टिंडल इफेक्ट होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू, फिनोमिना क्या है, टिंडल इफेक्ट क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन स्कैटर करता है, पार्टिकल्स इन दी एटमॉस्फेयर, पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में होते हैं उनके कारण, या कोलाइडियल सोल्यूशन में, जो कोलाइडियल सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं
उनके कारण स्कैटरिंग होती है और हमको टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। तो अब ये जो है स्कैटरिंग अलग अलग कलर ऑफ लाइट की अलग अलग होती है। किसी कलर की जो है कम होती है, किसी कलर की ज्यादा होती है। तो स्कैटरिंग डिपेंड करती है, अलग अलग कलर की अलग अलग होती है। तो क्या है, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। मतलब अगर कोई वाइट लाइट है, वाइट लाइट में कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर करेगा, कौन सा कम, क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स है विबग्योर। तो किसी लाइट की कलर की स्कैटरिंग कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। तो वो किस पे डिपेंड करेगी, साइज ऑफ द पार्टिकल पे। तो अगर फाइन पार्टिकल्स हैं तो वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। फाइन पार्टिकल जो होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, वो मेनली किसको स्कैटर करते हैं, ब्लू लाइट को। इसीलिए आपको स्काई ब्लू दिखाई देता है। दिन में आप स्काई देखते हैं, आपको ब्लू कलर का स्काई दिखता है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग होने के बाद जो सन की लाइट है उसमें रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन से सनलाइट स्प्लिट कर गई 7 कलर्स में, 7 कलर्स में स्प्लिट होके आपको स्काई जो है जो ब्लू दिखता है, क्योंकि उसमें स्कैटरिंग ज्यादा होती है और आपको वो ब्लू कलर दिखता है। एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ब्लू कलर ऑफ द स्काई। या सनसेट या सनराइज में आपको सन के आसपास ज्यादा लाल दिखाई देता है। सन जो है ड्यूरिंग सनसेट या सनराइज आप देखोगे तो आपको बहुत रेड दिखेगा, क्योंकि वहां पे रेड कलर हमारे तक पहुंचता है सन का। ठीक है, तो वो फिनोमिना क्या है, वो फिनोमिना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या फिनोमिना होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के क्या फिनोमिना है मेनली एटमॉस्फेयर में, जो हमको नेचर में दिखता है, क्या है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई जो हम डे टाइम में देखते हैं, या सनसेट या सनराइज में सन का लाल होना, रेड, ज्यादा रेड दिखता है। तो कोई पूछे कि सनसेट या सनराइज में इसका सन ज्यादा लाल क्यों दिखता है, उसका क्या रीजन है, तो आप कह सकते हो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, सो ऐसे ही बच्चों ये एक डायग्राम है जो कोलाइडियल सॉल्यूशन में आपको एक डायग्राम बनाया है, जिसमें आपको कोलाइडियल सॉल्यूशन में अलग अलग कलर दिखाई देंगे। तो क्या है, एस एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है एस, और L1 L2 ये दो L1 L2 ये दो लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये टैंक टी है जिसके अंदर कोलाइडियल सॉल्यूशन है। टी टैंक के अंदर कोलाइडियल सॉल्यूशन किसका है, 2 लीटर वाटर, 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तीनों का कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाया, और इससे क्या होगा, प्रेसिपिटेट्स निकलेंगे, और उन प्रेसिपिटेट से ये जो व्हाइट लाइट है, एस तो व्हाइट सोर्स है, लेंस से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होके आपको कलर्स दिखाई दिए, और वो कलर्स आपको इसमें कोलाइडियल सॉल्यूशन में आपको जो प्रेसिपिटेट्स है उनमें स्कैटरिंग फिनोमिना होगा और आपको लाइट दिखाई देगी उसमें। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप चाहो तो घर में भी कर सकते हो, पर आपको थोड़ा डार्क रूम चाहिए होगा, ऐसे ओपन में नहीं होगा, डार्क रूम में करना होगा। तो आपको स्कैटरिंग का इफेक्ट आप ऐसे एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, इसके साथ ये फिनोमिना क्या है, कलरफुल वर्ल्ड, एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट कलर दिखते हैं, रेनबो दिखता है, सनसेट सनराइज में सन ज्यादा लाल दिखता है, स्काई ब्लू दिखता है, ये सब क्या है, ये स्कैटरिंग के फिनोमिनाज हैं या एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के फिनोमिनाज हैं, है ना।
सो ये सब आप का ये चैप्टर इसके साथ कंप्लीट होता है। सो आगे हम कुछ एक्सरसाइज इसकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, और कोई भी क्वेरी हो तो स्टडी कॉर्नर @guru में जाकर स्टडी कॉर्नर में अपनी क्वेरी जरूर पोस्ट करना, और हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।